तो फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे अब हम। इससे पहले मैंने आपको बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। और मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोप अपने आप में कोई एक देश नहीं है, एक ग्रुप है, अलग अलग स्टेट का कह लो या अलग अलग एरिया का कह लो। कुल कितने इसमें 46 से के करीब तक हमारे इसके अंदर देश शामिल है, जिसमें से कुछ कुछ देश हमारे मुख्य देश माने जाते हैं। और उन देश की वजह से इन बाकी सभी देशों में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद में मैंने आपको कुछ हिस्से बताए थे कि एक हमारा पॉपुलर यहां पर चित्रकार था जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक सरियू। और इसने अपने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाकर लोगों को बताना चाहा कि देखो इस चित्र को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि यूरोप के अंदर किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो रही है और किस तरीके से गॉड भी ब्लेसिंग दे रहा है, अच्छा काम कर रहे हो यूरोप वासी हो। ठीक है, और किस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है कि जो बेड़ियां हैं, जो अज्ञानता की बेड़ियां जो राजाओं ने लोगों को पहनाई थी, वो लोग कैसे उतार रहे हैं। और इसके साथ इसमें एक महिला मसाल लेके जो खड़ी है, वो महिला ज्ञान का प्रतीक दिखा रही है और घोषणा पत्र है उसके पास, किस चीज का, समानता का घोषणा पत्र, इक्वालिटी का घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने इससे पिछली बारी में लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम सिर्फ इसका एक मेन छोटा सा टॉपिक, सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, फ्रांस की क्रांति। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सब टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ध्यान से कि फ्रांस की क्रांति स्टार्ट कैसे हुई। फ्रांस का राजा था जो अपनी प्रजा को कहता था कि तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, मुझे राजा स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, तुमने मेरे पे एहसान नहीं किया कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारे लिए कुछ करूं। मैं राजा बना हूं तो मुझे परमेश्वर ने राजा बनाया है। इस वजह से जो वहां का राजा था वो सिर्फ अपने आप के बारे में ज्यादा सोचता था, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा सोचता था, अपने राज दरबार के कर्मचारियों के बारे में ज्यादा सोचता था, और उसको गरीब जनता की फिक्र नहीं थी, उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। ठीक है, कुछ भी पैसे की दिक्कत पड़े गरीब जनता को भाई ठोको, कुछ भी कोई हमारे पास दरबार में किसी पैसे की कमी है, सैनिकों में पैसे की कमी है सेनाओं को देने के लिए, इन सारी घटनाओं का जिम्मा वो किस तरह उठाता था, निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर कर या टैक्स के तौर पे वसूला करता था। तो हम ये सारी कहानी यहां पर हम वैसे भी हमने पहले भी पढ़ी है 9वीं क्लास में कि फ्रांस का क्या हिसाब किताब था। यहां पर थोड़ी सी बातें आती है सामने कि फ्रांस से जो फ्रांस का राजा था उसकी राजगद्दी छीनने का कारण क्या था। ऐसा कुछ तो घटा होगा। इन पूरे यूरोप में बहुत जगहों पर राजाओं के कब्जे भी थे, राजाओं के गढ़ भी थे, लेकिन फ्रांस का जो राजा था उसने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कर्म की वजह से उसको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। अब वो कर्म कैसे स्टार्ट होता है थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अमेरिका अपने समझौते के लिए और ब्रिटेन अपने समझौते के लिए दोनों के दोनों मदद लेने किसके पास गए, फ्रांस के राजा के पास। और फ्रांस के राजा ने इन दोनों के समझौते को सुलझाने के लिए मदद करी। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने मदद करी, मदद करने में क्या नजर आया कि आप यहां पर एक बात और ये समझ लीजिए कि जो ये राजा था, मदद करने से पहले एक बात आपको बता दूं, ये राजा था, इसकी एक प्रथा थी। प्रथा समझते हो, प्रथा कैसी कि भाई ये राजा कहता था कि तुमने मुझे राजा नहीं बनाया, मैं तो परमेश्वर की कृपा से ही राजा बना हूं। और इनमें नाम ना अलग अलग नहीं आता था, सिर्फ टाइटल लगता था लुइस। क्या टाइटल लगता था, लुइस, किसका, राजा का टाइटल था ये। और हर पीढ़ी बाय पीढ़ी जब ये बदलता रहता था, जैसे लुइस प्रथम, लुइस द्वितीय, लुइस तृतीय, ऐसे करते करते
16वीं पीढ़ी थी ये, जिसका नाम क्या था? लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वें की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लुईस 16वां गधा दिमाग वाला बंदा था, एक नंबर का चोटा या एकदम गधा दिमाग वाला बंदा, या एक कह लो बैल बुद्धि है, कहते हैं ना हम बैल बुद्धि का आदमी। ठीक है, मनु बुद्धि भी कह सकते हैं उसको कि भाई उसके बाद दिमाग ही नहीं है, उसके बाद सिर्फ इतना पता है मैं खुश, मेरी बीवी खुश, मेरी प्रजा खुश, प्रजा तो बिल्कुल भी ना खुश, मेरे सैनिक खुश। ठीक है, ऐसी सोच वाला व्यक्ति था वो। अब लुईस 16वें के पास जब समझौते वाला किस्सा आया अमेरिका और ब्रिटेन में, तो लुईस 16वें ने क्या कहा? उसने अमेरिका के अत्याचार कहने का मतलब लुईस 16वें ने कहा कि ब्रिटेन को कि तुमने अमेरिका पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया। ठीक है, और एक काम करो, अब से तुम इसको आजाद करो कि दस्तावेज बना कर दो, ताकि आगे से आप दोबारा कभी इनके ऊपर अत्याचार नहीं करोगे। यानी कि अमेरिका को स्वतंत्र करवाया। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि जो फ्रांस था, फ्रांस का राजा था, वो चौपट था, यानी कि बैल बुद्धि दिमाग का था, अपनी वाइफ के चक्कर में खाली रहता था और अपनी शान शौकत बढ़ाने के चक्कर में, अपने राजपाट को अच्छा दिखाने के चक्कर में रहता था, और कर्ज में भी था। और उस कर्ज की भरपाई करने के लिए वो टैक्स लगाता था, किस पे? तृतीय लोगों पर, तृतीय स्टेट, यानी कि जो निम्न स्टेट के लोग होते हैं उन पे टैक्स लगाता था। ठीक है ना, यहां तक की कहानी समझ में आती है? समझ में आया? बाकी बातें मैंने आपको बताई। कैसा राजा था? एकदम गधा, या उसको कहते हैं मन बुद्धि बैला, बैला टाइप का, जिसमें सिर्फ कितनी सोच है, मेरी पत्नी खुश है, मैं ठाट बाट से रह रहा हूं, और उसके सिवा कोई सोच नहीं, प्रजा के लिए तो बिल्कुल भी सोच नहीं। ठीक है, अब देखो आगे कहानी क्या बढ़ी। जब ये दोनों समझौते के लिए गए फ्रांस के पास, तो लुईस 16वें ने ब्रिटेन को कहा, मतलब ब्रिटेन को कहा कि भाई तू अत्याचार कर रहा है अमेरिका के ऊपर, ठीक है, और आज से तू उसके ऊपर अत्याचार करना बंद कर। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि मेरे को इसका रिटर्न स्टेटमेंट भी दे कि आज के बाद कभी तू इस पे अत्याचार नहीं करेगा, इसको गुलाम नहीं बनाने की सोचेगा। ठीक है, जब ये बात रिटर्न मिल गई, और उसके बाद जाकर अमेरिका जो है वो स्वतंत्र हुआ। किसकी वजह से? फ्रांस की मदद से। फ्रांस की मदद से अमेरिका क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी 1783 में, लिख लो। उस समय फ्रांस भी ताकतवर था, सेनाओं में, सब कुछ में। ठीक है ना, वो अपनी सेना के बल पर ही ये बातें बोल रहा था। ठीक है, और अमेरिका का संविधान बना 1789 में, पार्लियामेंट है, और अमेरिका का संविधान बना, संविधान बना, कानून लिख देंगे, कानून। हाँ बिल्कुल, अमेरिका का कानून बना 1789 में। ठीक है, अब अमेरिका का कानून बना 1789 में। नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि भाई फ्रांस की वजह से, फ्रांस के राजा की वजह से अमेरिका स्वतंत्र हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? घटना एक घटी। घटना ऐसी घटी कि भाई जब उसने इतने सारे टैक्स लगा रखे थे गरीब वर्ग पे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, वहां की जनता बहुत गरीब हो गई थी, बहुत ज्यादा गरीब, इतनी गरीब कि 3 दिन से खाया भी नहीं था। 3 दिन से खाया भी नहीं था, 3-3 दिन भूखे रह रहे, कभी जी रहे थे। तो एक दिन फ्रांस की महारानी विजिट कर रही थी या कहीं जा रही थी रोड से। इसका नाम क्या था? अब जो फ्रांस की महारानी रोड से जा रही थी, तो लोगों ने, गरीब जनता ने फ्रांस की महारानी के साथ सामने गुहार लगाई कि मुझे कुछ खाने को दो, कुछ मुझे खाने को दो, 3 दिन से भूखे हैं, मुझे खाने को रोटी दो। यानी कि कुछ पाव ब्रेड टाइप की जो उस समय की होती है, उस समय वहां के लोग ज्यादातर ब्रेड खाते हैं। ठीक है, ठीक है, काफी टाइम से नहीं खाया है, और वो महारानी से क्या मांग रहे हैं? खाने को कुछ दो। 3 दिन से लगातार 2-3 दिन से भूखे हैं।
तो उनकी महारानी ने अपनी सहेली से पूछा क्या मांग रहे हैं? तो उनकी सहेली ने कहा कि 3 दिन से भूखे हैं, बिरयानी मांग रहे हैं। खाने को रोटी मांग रहे हैं। तो महारानी ने कहा अरे अगर रोटी नहीं है या इनको रोटी खाने का मन नहीं है तो केक खा ले, केक खा ले। शायद कहने का मतलब है शायद इनके घर में राशन तो है लेकिन आता नहीं है, रोटी खाने का मन नहीं है तो केक खा ले। कहने का मतलब है कि उसकी महारानी को भी कोई परवाह नहीं है प्रजा के सुख दुख की, ठीक है, उसको कोई परवाह नहीं है उसकी सुख दुख की। और उसका ये बेतुका जवाब सुनकर उनके जो प्रजा थी वो तो और भड़क गई, वो और भड़क गई। क्यों भड़क गई? कि कैसा शासन, ये कैसा राजा, कैसी रानी, इन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हम ही से टैक्स ले लेकर तो ये अपना सारे दुख दूर करते हैं, तो हमारे दुख कौन दूर करेगा? है कि नहीं? तो हमारे दुख कौन दूर करेगा? अब भाई यहां तक की घटना घट गई, ठीक है। तो यहां तक की घटना घटने के बाद धीरे धीरे करके अमेरिका की घटना का याद आ गया कि इसने अमेरिका की मदद करी थी। हम आगे देखेंगे फिर कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो इससे पहले मैंने आपको लिखवाया था अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1789 में, उसका संविधान बना था, हाँ वो स्वतंत्र हुआ था 1783 में और अमेरिका का संविधान बना था 1789 में, ठीक है। अब उसके बाद ये भी बोला गया था रिटर्न दस्तावेज कि भाई इंग्लैंड ने कहा, उसने फ्रांस ने कहा कि भाई एक रिटर्न दस्तावेज में लिख कर दो कि आगे से कभी इसको आप इसकी तरफ नजर नहीं लगाओगे या इसके गुलाम बनाने की सोचोगे नहीं, ठीक है। और आप यूं मानकर चलो कि ये समझौता हुआ था पेरिस शांति समझौता। क्या? पेरिस शांति समझौता, शांति समझौता, ठीक है। पेरिस एक जगह का नाम है जहां पर ये समझौता हुआ था। इसी पेरिस का नाम नहीं सुना कभी आपने? क्या सुना पेरिस का नाम? ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस वाला स्थान है पेरिस। आप समझे? ऐसा माना जाता है, हाँ। दूसरी बात, सारी दुनिया पूरा वर्ल्ड कोलगेट रगड़ रही है। ये कोलगेट का ओरिजिन करने वाली जो कंपनी है वो पेरिस की है, ठीक है। ये कंपनी अपने देश में अपनी प्रजा को कहती है कि अगर आप ब्रश कर रहे हो कोलगेट से तो आप एक पी साइज यानी कि मटर के दाने जितना ही कोलगेट अपने पेस्ट पे अपने ब्रश पे लगाएं और ब्रश करें। और अगर इनकेस थोड़ा भी इनगल्फ हो जाए या शरीर में चला जाए तो तुरंत फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करे, ये डेंजरस हो सकता है। और वहां की गवर्नमेंट वहां की बच्चों को कहती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको तो इस चीज से दूरी रखो। समझ में आया? अब पता लगा पेरिस क्या है? पेरिस के बारे में याद रहेगा। यहां पर क्या है, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था तो वहां पर जो बात हुई थी वो कहां पर हुई थी? पेरिस शांति समझौता। पेरिस शांति समझौता के नाम से इस हमें जानेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता के पीछे का जो राज है, यानी कि कहने का मतलब है फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन के बीच में जो समझौता हो रहा है, ये समझौता कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था, ठीक है। आगे कहता है फ्रांस की जनता भड़क गई और बोली तुमने अमेरिका को आजादी, तुम्हारी वजह से अमेरिका को आजादी मिली है। फ्रांस की जनता भड़क गई कि तुम्हारी वजह से अमेरिका को आजादी मिली है और तुमने हमारा इतना बुरा हाल कर रखा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपनी राजा से बगावत, अपनी राजा से बगावत कि तुमने किसको? फ्रांस को। फ्रांस में ही फ्रांस की जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब है, जो परेशान है अपने राजा से, उन्होंने जब ये बात पता लगी कि अमेरिका का स्वतंत्रता तो
किसकी वजह से हुई है? फ्रांस की वजह से, फ्रांस के राजा की वजह से। और यहां का राजा इतना दुराचारी है, जब अमेरिका अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकता है तो हम भी अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। और इन्होंने बगावत करने शुरू कर दी राजा के खिलाफ। अब यहां की जो निम्न प्रजा है वो राजा के खिलाफ बगावत करने लग गई। अब बगावत शुरू हो गई अमेरिका के लोगों से। ब्रिटेन, उन्होंने मतलब कहने का मतलब है, जब उन्हें लगा फ्रांस को कि अमेरिका के लोगों से ब्रिटेन का अत्याचार मिट गया, फ्रांस के लोगों को लगा कि अमेरिका के ऊपर जो ब्रिटेन का अत्याचार था वो फ्रांस की वजह से मिट गया, और हमारा राजा तो इतना अत्याचारी है, इसे मारो, इसे बख्शा नहीं जाएगा, अब इसे हम मारेंगे। मैं कहने वाला कि हम विद्रोह करेंगे, यहां तक की बात आ गई। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो फ्रांस के राजा, जो फ्रांस की प्रजा बगावत कर रही है, वो बगावत अगर करती, अगर राजा दो लोगों की लड़ाई के बीच में ना फंसता, तो अगर राजा ये दो अलग अलग देश अमेरिका और ब्रिटेन की लड़ाई के बीच में ना पड़ता, तो इसके साथ भी लड़ाई ना होती और ना इसमें क्रांति आती फ्रांस में। तो यूं मानकर चलो कि मेन क्रांति की जड़ तो यही थी कि फ्रांस के लोगों को दिख गया कि ससुरा दूसरे के दुख को भगाता है और खुद का दुख दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसको तो मारेंगे हम, इसे तो भगाएंगे, इसको इसकी औकात दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखो धीरे धीरे करके कैसे यहां की प्रजा ने इसके राजा को औकात दिखाई और इसको राजगद्दी से हटाया। अभी देखते हैं, याद नहीं करना बेटा, जो भी लिखवा रहा हूं सिर्फ समझने के लिए लिखवा रहा हूं, सिर्फ समझो। ठीक है, सिर्फ समझो, कहानी के तौर पर समझो, पूरी कहानी पता होनी चाहिए। जो याद करने का पॉइंट होगा ना मैं बाद में लिखवाऊंगा आपको। ठीक है, तो फ्रांस का राजा क्या था? सन की था। और ये जो फ्रांस की राजशाही थी ना, ये पैसों के लोभ में डूबी हुई थी। लिख लो, फ्रांस की राजशाही क्या थी? पैसे के लोभ में डूबी। कि कोई भी दिक्कत पड़ी कि इस राजा की पत्नी ने बोला अरे मेरे पास तो आज सिंगार के लिए गहने नहीं है, तो राजा ने कहा अरे ये कौन सी बड़ी बात है, तुरंत प्रजा पे, जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट पे इसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। मेरी महारानी को कमी आ रही है, चलो थोड़ा सा टैक्स बढ़ाओ, खर्चा बढ़ गया है। यानी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं थी कि मैं निम्न वर्ग के साथ कितनी क्रूरता कर रहा हूं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं था फ्रांस के राजा में? क्योंकि उसके राजा को क्या लगता था कि मुझे राजा तुमने नहीं बनाया, मुझे तो राजा परमात्मा ने बनाया है, परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है, तुमने नहीं बनाया। इसलिए समझ में आया ना, उसकी नजर में निम्न वर्ग के लोगों को सिर्फ जुल्म सहना ही था, वो उसका हक था, ऐसा वो समझता था। ठीक है, आगे लिखो अगला पॉइंट। वही एक दिन रानी रास्ते में जा रही थी और भूखमरी का सामना कर रहे थे लोग, 3 दिन से भूखे थे। लोगों ने सन की, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं है, सेम ही बात है। ठीक है, याद रहेगी आपको। और उन महिलाओं में कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे को गोद में लेके महारानी से, देखो भाई उम्मीद होती है सबको, अगर हमारा पीएम भी यहां से गुजर रहा होगा ना तो लोगों को उम्मीद होगी कि हाँ हेलो मिलाओ, पूछूं, उनसे कुछ दुआ सलाम करूं, अपने दुखों के बारे में कुछ मांग करूं। लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। अरे पीएम तो छोड़ो, हमारे यहाँ का दुबे प्रधान भी है ना, अगर उसके सामने भी कोई बोलेगा ना कि कोई लोग आगे ग्रुप में बोलेगा कि यार देखो हम भूखे हैं यार, हमारा ये नहीं है, वो भी मन पिघला के दे देगा। कोरोना काल में कितना अनाज बांट रहा था, देखा कि नहीं देखा? तो वो राजा कैसा क्रूर राजा जिसमें दया की भावना नहीं, और उसकी वाइफ कैसी, वो भी तो पत्नी है। ठीक है, पत्नी मतलब महिला, और महिला का दिल तो ममता में ही होता है। क्या होता है उसमें? बिल्कुल भी नहीं, उसमें ऐसी कोई सोच ही नहीं। ठीक है, सोच तो सिर्फ किस चीज की है, इसको पता ही नहीं, परवाह ही नहीं है कि प्रजा में दुख नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, आगे लिखो। अब फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। अब फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। अब फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी
और राजा ने क्रांतिकारी का दमन करना शुरू किया। राजा ने क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू किया। लिखो, राजा ने क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू किया। क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू किया। और राजा ने इसके लिए क्या लगाया? टैक्स लगाया। राजा ने इसके लिए क्या लगाया? टैक्स लगाया। राजा ने इसके लिए टैक्स लगाया। ठीक है, तो देखो संसद, फ्रांस की संसद कैसी है? देखो, टैक्स के बारे में हम समझेंगे, पहले फ्रांस की संसद को समझते हैं। फ्रांस की संसद के 3 कक्ष होते हैं। कितने? 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, फ्रांस की संसद के कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। इस कक्ष को बोलते हैं पादरी। ठीक है, इसको बोलते हैं कुलीन, और इसको बोलते हैं गरीब जनता या जनता का सदन। क्या बोलेंगे? जनता का सदन। समझ में आया? पता लगा यहां की संसद कैसी है? फ्रांस की संसद। क्या बोल रहे हैं हम इसको? फ्रांस की संसद। हमारे इंडिया में संसद कैसी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, 2 चैम्बर वाली। इनके 3 चैम्बर वाली संसद होती थी। समझ में आ रहा है? यहां पर आप क्या देख रहे हो? इसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट सदन। क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट सदन, या इसको बोलते हैं वाम दल। क्या बोलते हैं? वाम दल। ठीक है, क्या बोले हम इसको? वाम दल या लेफ्ट सदन कहते हैं। ठीक है, और ये साइड होती है हमारी राइट सदन, और ये होता है हमारा मध्य। ठीक है, यहां पर आप ये देखो कि इस सदन में इनकी संख्या कम रखी जाती है। कौन से देश की पार्लियामेंट है? क्या इतना बड़ा बड़ा क्या लिख रहा है? फ्रांस का संसद। समझ में आया? समझ में आया? तो ये जो फ्रांस का सदन है, यानी कि उनका संसद है, उनके 3 चैम्बर है। ठीक है, एक चैम्बर में पादरी वर्ग, मध्य में कुलीन वर्ग, और लेफ्ट में क्या है? जनता का सदन। जो जनता के सदन में लोग होते हैं ना, वो इन दोनों के मुकाबले कम ही रहते हैं। हो जाएगा था। सुन रहा हूँ भाई, सुन ले दो शांति से। मैं पढ़ने के मूड में ये पका रहा है। मैं मूड बना दूंगा एक थप्पड़ मारते ही। तेरे को एक मारा थप्पड़, कस के मूड बन गया पूरा। मूड ही इसको नहीं दिखाई देगा सिर्फ बोर्ड, और कहीं दिखाई नहीं देगा। मूड तो भी ठीक है, तो यहां पर कंसेप्ट दोबारा समझ लो। ठीक है, ये फ्रांस की संसद है। इसके 3 चैम्बर होते हैं। एक में पादरी वर्ग होता है। पादरी वर्ग वो है, वो आध्यात्मिक गुरु, जैसे हम लोगों में होता है ना, कोई हिंदू है तो हिंदू में ब्राह्मणों का कोई एक ग्रुप हो गया। ठीक है, जैसे क्रिश्चियनों के अंदर जो उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको फादर कहते हैं, उसी को हिंदी में पादरी कहते हैं। तो इस ग्रुप में सिर्फ धार्मिक लोग बैठेंगे, पादरी ग्रुप, और बीच में सिर्फ कुलीन लोग बैठेंगे। कुलीन जमींदार लोग, व्यापारी लोग, जमींदार लोग, व्यापारी लोग यहाँ पे बैठेंगे। और जो जनता का सदन होगा, इनके सदस्य जो होंगे वो इन दोनों के सदस्य से क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, ताकि जो भी फैसला होगा ना, वो इनके फेवर में ज्यादा होता था। लेबर। हाँ, लेबर, जनता मतलब लेबर। अब क्या मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करूं क्या? इन दोनों का मतलब क्या? इन दोनों का जो काउंट है वो इनके काउंट से ज्यादा है। यानी कि ये बात फिक्स है कि यहां पर जब हम इलेक्शन करवाए या किसी से ओपिनियन ले, तो ज्यादातर पक्ष कहां जाता था? इनका चला जाता था, और जनता का पक्ष कम जाता था। इसलिए जनता की भलाई के बारे में कम कार्य होता था। कुलीन वर्ग की भलाई, पादरी की भलाई का ज्यादा काम होता था। पादरी वर्ग कहता था हम टैक्स नहीं देंगे, हमें भगवान के द्वारा मिला हुआ वरदान है, हम टैक्स नहीं देते। इन दोनों का इतना कोई रोल नहीं था, और सबसे ज्यादा जो टैक्स का रोल था वो किस पे था? जनता पे।
सारे टैक्स कहां भरने पड़ते थे? जनता को भरने पड़ते थे। तो इस तरीके से फ्रांस का जो संसद का कार्य होता था। फ्रांस की संसद में अच्छा बोल रहे हो? हाँ राजा का काम, फ्रांस की संसद में राजा का काम संसद की सिफारिश पे होता था। संसद में राजा अरे भाई, राजा का काम संसद में संसद की सिफारिश, संसद के सदस्यों की सिफारिश से होता था। सदस्यों की सिफारिश से होता था। फ्रांस के संसद को स्टेट जनरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टेट जनरल। फ्रांस के संसद को स्टेट जनरल भी कहते हैं। अगला पॉइंट, हमेशा राजा जनता के खिलाफ कानून बनाता था। हमेशा राजा जनता के खिलाफ कानून बनाता था। जनता के खिलाफ कानून बनाता समझ में आया? और तो करते हैं। हाँ हमेशा राजा, ऑन नहीं हुआ क्या? हो गया ना? हमेशा राजा लिख दिया। जनता के खिलाफ कानून बनाता था। इसलिए अब से जो भी सरकार का विरोध करता है, इसलिए अब से आगे जो भी सरकार का विरोध करता है उसको लेफ्ट की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट की सरकार कहते हैं। जो भी सरकार का विरोध करता है, हाँ, उसे लेफ्ट की सरकार कहते हैं या वाम दल कहा जाता है। ये जो लेफ्ट की सरकार या वाम दल वाला जो आया है ना शब्द, वो जनता से ही निकल कर आया है। ठीक है, मतलब वामदल लेफ्ट की सरकार कहते थे। उसे लेफ्ट की सरकार कहते थे या वामदल, या हिंदी में उसको वाम दल कहते हैं। या हिंदी में उसे क्या कहते हैं? वाम दल। ठीक है। अब इस फ्रांस के संसद में कौन सा सदन नाखुश है? ये तृतीय सदन नाखुश है। ये तृतीय यानी थर्ड स्टेट। ठीक है, ये थर्ड स्टेट है। क्या? थर्ड स्टेट। ये थर्ड स्टेट बिल्कुल खुश नहीं था, दुखों से भरा हुआ था। इन सारे के सारे लोगों ने यहां से निकल गए। ये सारों ने ये जगह ही छोड़ दी और ये लोग सब भागकर कहां गए? टेनिस कोर्ट में। कहां गए? टेनिस कोर्ट में। ठीक है, कहां गए? टेनिस कोर्ट में। टेनिस कोर्ट, RT। ठीक है, टेनिस कोर्ट। ये लोग जब ये कह रहे हैं, हमें क्या मूर्ख समझा है? हमें क्या तुमने ड्रामा बनाने के लिए बैठा रखा है कि हमारी बारी नहीं आएगी? तुम गेम पे गेम खेले जा रहे हो, गेम पे गेम खेले जा रहे हो और हम तुम्हें बैठ के देखते रहे? जब हमारा कोई काम ही नहीं है, सारे निकलकर भाग गए यहां से और कहां चले गए? वो एक टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए। और आगे लिखो, टेनिस अगले पॉइंट में बोलो। टेनिस कोर्ट में उन लोगों ने शपथ ली। टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने शपथ ली। क्या ली? शपथ ली। टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने शपथ ली। लिखना है। हाँ, शपथ ली भैया, आगे। शपथ ली। टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने शपथ ली। हाँ भैया, ठीक है, इसे ओथ भी कहते हैं। शपथ को कहते हैं ओथ। सेरेमनी सुना है आपने? कोर्ट में इसे इन लोगों ने शपथ, इन लोगों ने शपथ ली। हाँ, इन तृतीय वर्ग के लोगों ने ये फ्रांस की संसद को छोड़कर टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ ली। मैं क्या ली? मार डालूंगा इस हरामी राजा को।
कैसी शपथ ली? हम सब मिल जाएंगे, वादा करो एक दूसरे से। क्या किया? इन सब ने आपस में वादा किया, हम एक रहेंगे और इस हरामखोर दुष्ट राजा को मारेंगे और इस फ्रांस की जो जमीन है इसके अंदर हम इस राजतंत्र को बंद करेंगे। अब से समानता का अधिकार होगा, जनतंत्र बनेगा, हम अपना खुद का कानून बनाएंगे, समानता पे आधारित कानून बनेगा। ऐसा कानून नहीं बनेगा वो रोटी खाएगा, वो ब्रेड खाएगा, वो कुछ खाएगा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मर्जी खा सकते हो, ये समानता है। ठीक है ना? आगे लिखो। अगला पॉइंट है। हाँ आगे लिखो। इसे हम क्या कहते हैं? ओथ। शपथ को क्या कहते हैं? ओथ। और आपको पता होगा हमारे देश में भी जब कोई मंत्री संतरी तंत्री बनते हैं ना तो ओथ सेरेमनी होती है। पीएम भी बनता है ना, वो भी शपथ समारोह में बैठता है, इसे ओथ सेरेमनी कहते हैं। हर मंत्री संतरी के लिए ये ओथ सेरेमनी होता है। ठीक है ना? आगे देखो, समझ में आया ना? क्लियर बात? हाँ भैया। तो टेनिस कोर्ट में उन लोगों ने शपथ क्या ली? इस हरामी राजा को, इस मोटे दिमाग मनबुद्धि राजा को उखाड़ फेंकेंगे। आगे लिखो। वैसे तो प्लेज भी बोलते हैं, प्लेज। आगे लिखो बेटा। राजा के सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे, राजा के सिंहासन को उखाड़ फेंकेंगे। को उखाड़ फेंकेंगे। अब राजा को कहीं से पता चला कि ये तो साला हमें ही मारने का प्लान बना रहा है, तो राजा ने अपने सैनिक भेजे और इन जितने भी बंदे थे, तृतीय वर्ग के जो लोग थे, जनता सदन के लोग थे, जो टेनिस कोर्ट में शपथ समारोह में शपथ ले रहे थे, इन सबको पकड़वा लिया और इनको पकड़कर एक बड़ी सी जेल थी उनकी, जिसको बास्तिल की जेल कहते हैं, वहां जाके ठूस दिया गया और बास्तिल की जेल में ठूसकर उनको प्रताड़ित किया गया। हजामत बनाई गई अच्छी तरीके से। अरे राजा को मारने के बारे में सोचता है तू? है जानता मैं कौन हूं? भगवान ने बनाया मुझे, तूने नहीं बनाया। जिसको भगवान बनाएगा तो उसको तू मारेगा तू? है? अब वो जेल की भी दीवारें बड़ी बड़ी थी, जेल की भी दीवारें बड़ी बड़ी, टप नहीं सकता बंदा। इतने में वहां पर एक अफवाह फैली कि राजा हमें मारने के लिए बाहर से सैनिक बुलवा रहा है, हमारा दमन करने के लिए या हमारे को झुकाने के लिए या हमारी जो एक क्रांतिकारी आंदोलन है इसको बंद करने के लिए बाहर से मदद ले रहा है, विदेश से सेना बुला रहा है। दूसरी कंट्री से? हाँ। कौन सी कंट्री? अरे भैया ये इसको हल्के में ले रहे हो क्या? राजा, अमेरिका, ब्रिटेन, समझौता, इसकी पहुंच समझ रहे हो? इसके कहने पे ही तो ब्रिटेन ने अमेरिका को आजाद कर दिया, समझे नहीं? पहुंच वाला बंदा है। तो प्रजा को लगा कि भाई, उनको अफवाह फैली प्रजा में कि राजा हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, ठीक है, बाहर से सैनिक बुला रहा है। तो इस कंडीशन में क्या बात निकली? प्रजा ने विद्रोह करना शुरू कर दिया खूब जोर शोर से। इन्होंने धावा बोला, कहां पर? इन्होंने धावा बोला बास्तिल की जेल पर, और पूरी बास्तिल की जेल की दीवारें वारें तोड़ दी गई, हथियार लेके, ठीक है, हथियार वगैरह वहां पे जितने पड़े थे, जेल है तो हथियार भी होगा, सारे लूट लिए गए, वहां के लोगों को आजाद किया गया। ठीक है, कुछ लोगों ने तो उस बास्तिल के किले के सामान को उठा के घर में रखा, देख दिखाने के लिए, मैं भी था क्रांतिकारी, देख इस जेल के अंदर का ये सामान मेरे पास है, मैं भी क्रांतिकारी था, मैंने भी इसमें आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, लोगों ने एक तरीके से अपने पास संजो के रखने के लिए, इतिहास के लिए वो चीजें अपने पास भी रखी। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, ठीक है, आगे लिखा यहां पर 14 जुलाई को बास्तिल का किला तोड़ा गया और इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को बास्तिल का किला
किला तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। इसलिए 14 जुलाई को, बासिल का किला तोड़ दिया गया। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। ठीक है, इस लड़ाई की खबर, इस आंदोलन की खबर या इस राजा की खबर कि राजा बाहर से सैनिक बुलवा रहा है, जब इसकी खबर पेरिस में गई, पेरिस जानते हो ना, अभी मैंने बताया था पेरिस जगह, पेरिस समझौता, तो कुछ पेरिस की कुछ हजारों की संख्या में महिलाएं जो थी वहां की, उन्होंने ग्रुप बनाया और राजा के महल पे आक्रमण कर दिया, और राजा के महल पर आक्रमण कर दिया। और इतिहास में इसे चुड़ैलों का धावा कहा जाता है, और इतिहास में इसे चुड़ैलों का धावा कहा जाता है। पता नहीं ये कैसा इतिहास, बेकार सा इतिहास इन लोगों ने, इतिहासकारों ने लिखा। अगर हमारे देश का ऐसा होता तो हमारे देश में अब तक इसको बदल कर देवियों का धावा बोल देते, देवियों का धावा बोल देते। ठीक है, थोड़ा सा इतिहास में इनको करेक्ट भी करना चाहिए इस घटना को। ठीक है, वो चुड़ैल नहीं है, देवी है, देवी है। अब कोई व्यक्ति किसी को, कोई महिला किसी पे आक्रमण क्यों करेगी? उसको तकलीफ, उसको याद आ गया वो रोटी वाला दिन, उस महिलाओं को वो दिन याद आया। 3 दिन से भूखे थे, खाने को रोटी मांग रहे थे, और रोटी की जगह महारानी कहती है तो केक खा ले। इसने कहा आप तो बदला लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से व्हाइट पेज मैंने बचा के रखा है। इस तरीके से फ्रांस को आजादी मिली उसके कपटी राजा और बैल दिमाग वाले राजा से। ठीक है, तो कुछ इसके क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनाएंगे तब पता चलेगा हमें कि हमें कितना आया कितना नहीं आया।